हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ हिस्ट्री, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में हमने भौगोलिक खोजों को ख़त्म कर लिया है और चैप्टर 2 में हमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ना है कि कैसे अमेरिका जो है वो इंग्लैंड से आज़ाद होता है। तो हमने देखा था कि अमेरिका को कोलंबस ने खोजा था और अमेरिगो वेस्पुची ने इसका नाम अमेरिका रखा था, क्योंकि कोलंबस को लग रहा था कि उसने भारत को खोज लिया था और यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस का नाम दिया था। लेकिन अमेरिकी वेस्पुची ने बताया कि ये भारत नहीं बल्कि अमेरिका है। अमेरिका का नामकरण अमेरिगो के नाम पे ही हुआ है। तो हम देखेंगे कि ब्रिटेन अपना उपनिवेश बढ़ा रहा था। उपनिवेश किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपनिवेश क्या होता है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पे पूरा अधिकार जमा लेता है और उसके अंतर्गत उस देश में आने वाले सभी चीजों का उपयोग अपने लाभ के लिए करता है, तो उसको उस देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन भारत से यहाँ के सारे वस्तुओं को सस्ते में लेता था और भारत का शोषण करता था। तो उसी तरह से ब्रिटेन जो है वो अमेरिका को भी अपना उपनिवेश बना लिया था उसने। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका के 13 उपनिवेश अपने आप को खुद से ब्रिटेन से अलग करते हैं, स्वतंत्र घोषित करते हैं और एक विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में बनता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। यह है क्लास 9 बीएससीबी बिहार बोर्ड की क्लास 9 की बुक है हिस्ट्री की, जिसमें चैप्टर 2 हमें पढ़ना है। तो ये बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक हिस्ट्री का। चैप्टर 2 बिहार बोर्ड बीएससीबी का चैप्टर 2 अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो ये अध्याय 2 है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका परिचय। तो 18वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। 18वीं शताब्दी में उत्तरी अमेरिका, तो हम लोग पहले देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर ब्रिटेन के 13 उपनिवेश थे। ब्रिटेन जो है वो अमेरिका के 13 उपनिवेश पर अमेरिका के 13 जगहों पे अपना कब्जा कर लिया था और उसको अपना उपनिवेश बना लेता है। अभी मैंने बताया आप लोगों को उपनिवेश क्या होता है। तो इन उपनिवेशों के लोग अपनी विधानसभा चलाते थे, लेकिन अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार के पास था। तो इन उपनिवेश के लोगों के पास विधानसभा थी, लेकिन अंतिम अधिकार ब्रिटिश सरकार ही लेती थी। सप्तवर्षीय युद्ध, अब जानेंगे हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध क्या था। तो 1756 से 1763 के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन पर बहुत अधिक कर्ज था। कर्ज चुकाने के लिए तो सप्तवर्षीय युद्ध होता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच। तो जब फ्रांस इसमें पराजित हो जाता है तो अमेरिका को लगता है कि अब उसे फ्रांस से कोई खतरा नहीं है। इस युद्ध के बाद ब्रिटेन युद्ध तो जीत जाता है, लेकिन उसे बहुत अधिक कर्ज का सामना करना पड़ता है इस युद्ध में। और कर्ज को चुकाने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर क्या किया, अमेरिकी उपनिवेशों से उसने सोचा कि अब मुझ पे जो कर्ज हो गया है वो अमेरिकी उपनिवेशों से वसूला जाए। इस कर्ज को इस तरह से उसने छुटकारा पाने का सोचा और ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों पर नए नए कर लगा दिए। उसने इन 13 उपनिवेशों पर नए नए कर लगाए, जिसको हम लोग देखेंगे कौन कौन से कर लगाए थे ब्रिटेन ने। इससे लोगों में असंतोष बढ़ा और अंततः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 1783 शुरू हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का टाइम पीरियड है 1775 से 1783। तो हमने देखा था कि भौगोलिक खोजें हुई। पुर्तगाल ने भारत को खोजा, मतलब भारत जहां था वहीं पे था। ऐसा कहा जाता है कि भारत को पुर्तगाल ने खोजा, लेकिन वो व्यापार के दृष्टिकोण से भारत पहुंचता है। पहले भी व्यापार हो रहा था, लेकिन कुछ दुनिया के पतन के बाद रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए समुद्री मार्ग से रास्ता खोजा गया और भारत तक पहुंचा जाता है। सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचता है, उसके बाद डच, फिर इसी तरह से व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता जाएगा। पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सभी कुछ पहुंचने लगेंगे और भारत पे लास्ट में कब्जा अमेरिका का हो जाएगा। तो इसी तरह से अमेरिका पे भी कब्जा करने की होड़ चल रही थी। तो क्या होता है,
फ्रांस फ्रांस अमेरिका पे भी कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन जो है वो अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लेता है और फ्रांस को पराजित कर देता है। सप्तवर्षीय युद्ध होता है और इसमें ब्रिटेन को बहुत सारा इस युद्ध के दौरान अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जब युद्ध करते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, तो इस युद्ध में क्या होता है, ब्रिटेन पे बहुत सारा कर्ज आ जाता है। जिस कर्ज से मुक्त होने के लिए वो क्या करता है, अमेरिका के 13 उपनिवेश जो थे उस पे नए कर्ज बढ़ा देता है। इससे अमेरिका में असंतोष की भावना आ जाती है कि क्यों हम इस कर्ज को चुकाएं, जिस कर्ज को हमें चुकाना नहीं चाहिए। 13 उपनिवेशों के नाम। अब ये 13 उपनिवेश कौन कौन से थे उत्तरी अमेरिका में, जहां पर ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश बनाया था, जिस पर ब्रिटेन ने अब कब्जा किया था? तो वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेनिसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया। तो ये यहाँ पे आपके बुक्स में 13 उपनिवेशों के नाम भी दिए हुए हैं। तो ये है तालिका 1, अमेरिका के 13 उपनिवेश। यहाँ बुक में भी आप लोग देख सकते हैं और इस शायद में इंग्लिश में दिया गया है। तो ये हो गया 13 उपनिवेश का नाम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। अब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ उसको हम लोग देखेंगे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, वैचारिक कारण। राजनीतिक कारण में देखेंगे, उपनिवेशों को ब्रिटिश में कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था। उपनिवेशों को ब्रिटिश में उपनिवेश जो ये 13 उपनिवेश थे, इसका ब्रिटेन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। फिर भी ब्रिटिश सरकार कर लगाती थी, फिर भी ब्रिटिश सरकार यहाँ पे कर लगा रही थी। यहाँ पे अमेरिका का कोई उपनिवेश ब्रिटेन में नहीं होते हुए भी ब्रिटिश सरकार कर लगा रही थी। इसलिए नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा यहाँ पे दिया गया अमेरिका के द्वारा। आर्थिक कारण, ब्रिटेन चाहता था कि उपनिवेश सिर्फ उससे व्यापार करे। ब्रिटेन क्या चाहता था कि ये जो 13 उपनिवेश है वो सिर्फ ब्रिटेन से ही व्यापार करे, बाहर के राज्यों, बाहर के देश से, बाहर के कंट्री से व्यापार नहीं करे। तो ये था आर्थिक कारण। इसमें इसलिए क्या किया था, ब्रिटेन ने अधिक कर लगा दिया था अमेरिका पे, ताकि वो दूसरे देश से व्यापार नहीं करे। उद्योग पर रोक लगा दिया था, व्यापार पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, ताकि अमेरिका के 13 उपनिवेश बाहर दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पाए। सामाजिक कारण, अमेरिका के लोग स्वयं को अंग्रेजों के बराबर मानते थे, वे समान अधिकार चाहते थे। सामाजिक कारण ये था कि अमेरिका के लोग जो है वो खुद को ब्रिटेन के लोगों के समान ही मानते थे और सामाजिक अधिकार चाहते थे। उनका कहना था कि उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। वैचारिक कारण, दार्शनिक जॉन लॉक ने कहा था, दार्शनिक जॉन लॉक यहाँ पे आते हैं, उनका कहना है मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है। मनुष्य जो है वो जन्म से स्वतंत्र है। मनुष्य के पास जीवन जीने का सभी अधिकार है, उसे सुख से रहने का अधिकार है, उसे सरकार चुनने का अधिकार है। और सरकार अगर अपना काम सही से नहीं कर रही है, सरकार अगर अन्याय का रास्ता अपना रही है, तो सरकार को हटाने का भी अधिकार मनुष्य के पास है, ऐसा जॉन लॉक ने कहा था। यदि सरकार जनता के अनुसार खड़ी नहीं है, जनता के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, तो जनता को यह अधिकार है कि वो सरकार को बीच से में ही हटा सके, बदल सके। प्रमुख कानून, और ये प्रमुख कानून आते हैं तो 4 हमने कारण पढ़ा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, वैचारिक कारण, ये 4 कारण थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के। प्रमुख कानून कौन कौन था जो कि ब्रिटेन ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों पे लगाए थे, चलिए देखते हैं। शुगर एक्ट 1764, चीनी और अन्य वस्तुओं पर कर लगाया गया। चीनी पे कर लगाया गया, तो जैसे कि भारत में नमक पे कर लगाया गया था, अमेरिका में चीनी पे कर लगाया जा रहा था। चीनी और अन्य वस्तुओं पर कर लगाया गया। स्टाम्प एक्ट 1765, सभी कानूनी दस्तावेज, समाचार पत्र, लाइसेंस आदि पर सरकारी स्टाम्प अनिवार्य हो गया। अगर सरकारी स्टाम्प नहीं होता था तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता था। तो एक हो गया चीनी पर कर और एक हो गया सरकारी स्टाम्प। दूसरा था टाउनशेंड एक्ट, कांच, कागज, चाय, रंग आदि पर, कांच, कागज, चाय, रंग आदि पर टैक्स लगाया जा रहा था। चौथा है चाय अधिनियम 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में सीधे चाय बेचने का अधिकार दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिका में सीधे चाय बेचने का अधिकार मिल गया था और ये थी चाय अधिनियम।
बोस्टन टी पार्टी, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की का तात्कालिक कारण था। बोस्टन टी पार्टी 1773। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन बंदरगाह, बोस्टन नाम का एक बंदरगाह है, वहां पे चाय को ले जाया जा रहा था। कुछ लोगों ने रेड इंडियन का वेश धारण कर ब्रिटिश जहाजों पर 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, और यह घटना इस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो अमेरिका के लोगों ने क्या किया, इस 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया, और यह घटना कहलाई बोस्टन टी पार्टी। और ऐसे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे पार्टी मनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बोस्टन टी पार्टी से ये नहीं मतलब निकलता है, लोगों को नाम से लगेगा कि चाय की पार्टी होगी समुद्र में, तो ऐसा नहीं है। ये बोस्टन टी पार्टी जो है, चाय की कोई पार्टी नहीं थी समुद्र में, इसमें चाय की 342 पेटियों को फेंक दिया गया था, क्योंकि ब्रिटेन को सीधे सीधे अमेरिका में चाय बेचने का अधिकार मिल गया था। तो इसलिए लोग नाखुश थे, वहाँ के लोग परेशान थे, और वो क्या करते हैं, चाय को जहाज से फेंक देते हैं, चाय की पेटी को, और ये घटना कहलाई बोस्टन टी पार्टी। और इस घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण माना जाता है। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया और उपनिवेश को विद्रोह की आग में धकेल दिया। तो इस घटना से ब्रिटेन की सरकार और ज्यादा दुखी, मतलब और ज्यादा उत्तेजित हो जाती है, और उसके बाद उसने असहनीय कानून बनाए जो कि सह नहीं सके लोग, वैसा असहनीय कानून बनाया अंग्रेजों ने। बोस्टन टी पार्टी के बाद कानून क्या बनता है, ये जो बोस्टन टी पार्टी हुई थी उसके बाद बोस्टन नरसंहार भी देखने को मिलेगा, लोगों को मारा गया, बोस्टन बंदरगाह बंद हो गया, मैसाचुसेट्स की स्वशासन व्यवस्था समाप्त हो गई, ब्रिटिश सैनिकों की शक्ति बढ़ा दी गई। तो ये असहनीय कानून यहाँ पे बनाया गया। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 1774, फिलाडेल्फिया में 12 उपनिवेशों के अब ये सब जो घटना हुई, तो उसके बाद प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन होता है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस बनता है 1774 में, और फिलाडेल्फिया में 12 उपनिवेश मिलते हैं और खुद को स्वतंत्र घोषित करते हैं, और फिलाडेल्फिया में 12 उपनिवेशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए, निर्णय लिया गया ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार होगा, अधिकारों की रक्षा, यदि आवश्यक हुआ तो संघर्ष। तो फिलाडेल्फिया में 12 उपनिवेश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि वो अंग्रेजों से अब ब्रिटेन से जरूरत पड़ा तो संघर्ष करेंगे, कर नहीं चुकाएंगे, और ब्रिटिश वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करेंगे। युद्ध की शुरुआत 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में पहली लड़ाई हुई। तो 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में पहली लड़ाई होती है, यहीं से स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है। युद्ध की शुरुआत हो गई, अमेरिकी और ब्रिटिश में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में हमने देखा क्या हुआ, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस दोबारा 1775 में होता है, पहला वाला 1774 में, दूसरा वाला 1775 में। निर्णय लिया जाता है वाशिंगटन को सेना का सेनापति, जॉर्ज वाशिंगटन को सेना का सेनापति बनाया जाता है। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में जॉर्ज वाशिंगटन को सेना का सेनापति बनाया जाता है। स्वतंत्रता की घोषणा, लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्रता की घोषणा आखिरकार हो जाती है। 4 जुलाई 1776 ऐसा दिन आता है जब स्वतंत्रता की घोषणा हो जाती है। मुख्य लेखक थे थॉमस जेफरसन, और ये घोषणा पत्र जो तैयार किया था, स्वतंत्रता की घोषणा जिसने तैयार की थी, उनका नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ने मुख्य बातें लिखी थी इस घोषणा पत्र में। सभी मनुष्य समान है, जीवन का अधिकार सभी को है, स्वतंत्रता का अधिकार सभी मनुष्य को है, सुख से रहने का अधिकार सभी मनुष्य को है, ऐसा थॉमस जेफरसन ने लिखा। सरकार जनता की इच्छा से बनाई जाती है, और अगर सरकार अन्यायी हो गई है तो जनता को पूरा अधिकार होगा कि सरकार को हटा दे उसी वक्त पे और नई सरकार बनाई जाए। प्रमुख युद्ध, और अब हम देखेंगे इस पूरे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख युद्ध कौन कौन सी थी। तो लेक्सिंगटन 1773, लेक्सिंगटन का युद्ध 1775 लेक्सिंगटन का युद्ध, 1775 युद्ध की शुरुआत होती है। साराटोगा
1777 अमेरिका की जीत, साराटोगा में 1777 में अमेरिका की जीत होती है। यॉर्कटाउन 1781 ब्रिटिश सेनापति का आत्मसमर्पण, यॉर्कटाउन 1781 में ब्रिटिश सेनापति का आत्मसमर्पण हो जाता है। पेरिस की संधि होती है और युद्ध समाप्त हो जाता है। पेरिस की संधि 1783 में हुई। अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये पेरिस की संधि जो हुई उसमें अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता स्वीकार की, ब्रिटेन ने अमेरिका की स्वतंत्रता को यहाँ पे स्वीकार कर लिया। पेरिस शांति समझौता के साथ युद्ध समाप्त होता है और ये सारी बातें होती हैं। प्रमुख नेता कौन कौन से रहे इस संग्राम के? जॉर्ज वाशिंगटन सर्वोच्च सेनापति और प्रथम राष्ट्रपति रहे। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति और सर्वोच्च सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, थॉमस पेन कॉमन सेंस बुक लिखी, थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम की बुक लिखी। तो ये चारों प्रमुख नेता रहे। अमेरिकी संविधान 1787 विश्व का पहला लिखित संविधान बना। अमेरिकी संविधान और विश्व का ये सब क्रांतियां जो हुई उससे क्या होता है, विश्व का पहला संविधान लिखित संविधान बनता है। और फ्रांस की राजक्रांति का रास्ता साफ हुआ इसी क्रांति के द्वारा। लोकतंत्र, इसकी विशेषताएं क्या थी? संघीय शासन, लोकतंत्र, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ये सारी बातें संविधान में लिखी गई। पहला लिखित संविधान बना अमेरिका का और बहुत सारे देशों को इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी संविधान बनाना है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद आप लोग बिहार बोर्ड के अगर बच्चे हैं तो आप लोग क्लास 9th की बुक जरूर पढ़ें। ये है आपकी इतिहास की दुनिया, वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, जो क्लास 9th की बुक है और बहुत ही जरूरी है कि हिस्ट्री को पढ़ के समझा जाए, क्योंकि अगर हिस्ट्री को हम लोग पढ़ के अच्छे से ना समझे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका नोट्स जैसे मैंने बोर्ड पे बनाया है वैसे बना लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे हमने समझा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिचय। सप्तवर्षीय युद्ध हमने देखा कि सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, और इसी युद्ध के कारण अमेरिका पे, ब्रिटेन पे कर्ज बढ़ जाता है और इस कर्ज को उतारने के लिए वो क्या करता है, 13 उपनिवेशों पे ढेर सारा कर लाद देता है। कर कौन कौन से थे, नए कानून कौन कौन से बनाए गए थे? शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, टाउनशेंड एक्ट, चाय अधिनियम, और कब कब बनाया गया था इसे भी याद रखना है। बोस्टन टी पार्टी लगने से सुनने से लगती है कि चाय की पार्टी है, पर यह चाय की पार्टी नहीं थी, बल्कि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। अब यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन। कॉमन सेंस की रचना किसने की? थॉमस पेन। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। तो हमें याद रखना है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसमें अंग्रेजों का सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस था। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका में बनाया गया। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? तो पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। पेरिस की संधि के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है। अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका का सेनापति कौन था? वाशिंगटन था, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी बना अमेरिका का। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। लेसस फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। सेनापति लफायत फ्रांस का रहने वाला था। जॉर्ज तृतीय इंग्लैंड का राजा था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। नई दुनिया अमेरिका का पता क्रिस्टोफर कोलंबस ने लगाया। अमेरिका में अंग्रेजों के 13 उपनिवेश थे। सर्वप्रथम आधुनिक गणतांत्रिक शासन की स्थापना अमेरिका में हुई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण बोस्टन टी पार्टी था। राइट्स ऑफ मैन की रचना थॉमस पेन ने की थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लास 9th के बच्चे देखेंगे कि यहाँ पे उनका फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जिसको आप लोग इसी तरह से भर लीजिएगा। और ये आपका टिक करने वाला ऑप्शन वाला
क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब बारी आती है सही और गलत की। तो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम प्रधानमंत्री थे। गलत, वो राष्ट्रपति थे। अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित है। गलत, अमेरिका यूरोप महादेश में स्थित नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता के पुत्र एवं पुत्री नामक संगठन का निर्माण हुआ था। तो हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था तो स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री नाम का संगठन बनाया गया था। सही है। अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं किया था। गलत है, अमेरिका की खोज कोलंबस ने ही किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ दिया था। तो हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने इंग्लैंड का साथ नहीं दिया था, बल्कि फ्रांस और इंग्लैंड ही युद्ध कर रहे थे। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जेफरसन ने तैयार किया था। तो हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता पत्र का घोषणा पत्र जो है वो थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र। स्टाम्प एक्ट ग्रेनविल के समय पारित हुआ था। तो सही है, स्टाम्प एक्ट जो है वो स्टाम्प एक्ट ग्रेनविल के टाइम में पारित हुआ था। अब बुक पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। अब यहाँ पे है 10 शब्दों में उत्तर दे। 10 शब्दों में उत्तर दे, जहाँ पे पहला हमें, तो यहाँ पे 10 शब्दों में उत्तर दे। गणतंत्र। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? जनता द्वारा चुनी गई सरकार जिसका प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। मतलब गणतंत्र, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार गणतंत्र कहते हैं। मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वंशानुगत नहीं होता है ये पद, इसको जनतंत्र कहते हैं, तो गणतंत्र कहते हैं। इसका एक लाइन में होगा गणतंत्र, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जिसका प्रमुख वंशानुगत नहीं होता है। दूसरा है मौलिक अधिकार। नागरिकों के वे मूल अधिकार जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। नागरिकों के वे मूल अधिकार जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। तीसरा है मताधिकार। देश के नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार। देश के नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार मताधिकार होता है। चौथा है उपनिवेश। किसी शक्तिशाली देश के अधीन कोई अन्य कमजोर बाहरी क्षेत्र। किसी शक्तिशाली देश के अधीन अन्य कोई बाहरी क्षेत्र या देश, इसे उपनिवेश कहते हैं। राजतंत्र। शासन की वह प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता राजा या रानी के पास हो। राजतंत्र किसे कहते हैं? शासन की वह शासन की वह प्रणाली जिसमें सर्वोच्च सत्ता राजा या रानी के पास हो। तो ये 10 शब्दों में उत्तर दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 शब्दों में उत्तर दे, उसका मैंने बता दिया है आप लोगों को। तो ये 1 लाइन का इसका आंसर हो गया। बाकी बचा लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसको आप लोगों को खुद से बनाना होगा, क्योंकि सारा काम अगर मैं कर दूंगी तो फिर आपके लिए कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए अगर इससे हम लोग लिखने की क्वेश्चन से आंसर लिखेंगे तो हमारा लिखने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये अगर जो भी तैयारी करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। चैप्टर 3 में हमें पढ़ना है फ्रांस की क्रांति। तो एनसीईआरटी में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है फ्रांस की क्रांति। तो अब मैं बीएससीबी बिहार बोर्ड की बुक से भी फ्रांस की क्रांति आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तो क्लास 9th वाले बच्चे, आपको ये कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनको भी मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो को इस तरह से देखते रहें, और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, और अपने अच्छे कमेंट जरूर दें कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।